नमस्कार दोस्तों रिसेंटली युगांडा ने भारत से माफी मांगी है कि 1972 में उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। इट वाज ए मिस्टेक। तो कौन सी गलती युगांडा से हुई थी और उसके लिए क्यों अब माफी मांगी जा रही है और क्यों हजारों लाखों भारतीयों को एक्सपेल होना पड़ा था फ्रॉम युगांडा। चलिए हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, युगांडाज प्रेसिडेंट एडमिट्स एक्सपेलिंग इंडियंस इन 1972 वाज ए मिस्टेक, कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी। अब ये बात इन्होंने कहाँ पे स्वीकारी है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो मैं आपको बता दूं 15 से 20 जनवरी के बीच में युगांडा के शहर कंपाला में 19वां समिट हुआ है नॉन अलाइड मूवमेंट का, क्योंकि इस बार की चेयरमैनशिप युगांडा के पास में है 2024 से 27 के बीच में। तो चलिए सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं नॉन अलाइड मूवमेंट के बारे में। इसमें 120 मेंबर स्टेट हैं, 18 ऑब्जर्वर कंट्रीज और 10 ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। इसकी शुरुआत होती है एशियन अफ्रीकन या फिर एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस से, जो कि 18 से 24 अप्रैल के बीच 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में होती है। इसीलिए इसको बांडुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 29 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया एंड मोस्टली फ्रॉम एशिया। क्योंकि फैक्ट ये है, प्रेजेंट डे जो हम लोग अफ्रीकन स्टेट देखते हैं, दे वर स्टिल अंडर द कॉलोनियल कंट्रोल। अब इनका एजेंडा क्या था? एजेंडा कहता है नॉट टू बी इन्वॉल्व इन ईस्ट वेस्ट आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन ऑफ द कोल्ड वार, क्योंकि इस समय आपको पता है सेकंड कोल्ड वार चल रहा था यूएसए वर्सेज यूएसएसआर। तो अधिकांशतः देश दो गुटों में बटे हुए थे, एक तरफ वे जो कि यूएसए को सपोर्ट करते थे और एक तरफ वे जो कि यूएसएसआर को, यानी कि ईस्ट और वेस्ट यहाँ पे बटा हुआ था। लेकिन भारत जैसे कुछ देश किसी के साथ में भी अलाइन होना नहीं चाहते थे। उनकी विचारधारा ये थी कि हमको नेशनल इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पे फोकस करना है, आजादी लेनी है, संप्रभुता प्राप्त करनी है, एक लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, लोगों को रोजगार देना है। ऐसी विचारधारा वाले लोग एक साथ आए और उन्होंने 1961 को नॉन अलाइंड मूवमेंट का पहला समिट आयोजित करवाया, जो कि बेलग्रेड में होता है। कैपिटल थी यूगोस्लेविया की। अब उस टाइम में आपको पता है यूगोस्लेविया एक बहुत बड़ा देश था और 1990s में इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था और 5 बड़े देश इसमें से बने। आगे चलकर 2 और भी देश इसमें से निकले और लास्ट टाइम मुझे पता है कोसोवो 2008 में कोसोवो नया देश इसमें से बना था। अब आप देश देखिए, यहाँ पे क्रोएशिया भी इसी में से निकला, स्लोवेनिया भी इसी में से निकला एंड मैसिडोनिया एंड इसके साथ साथ मोंटेनिग्रो मोंटेनिग्रो भी इसी देश में से निकला था एंड बोस्निया, राइट, हाँ बोस्निया भी, एंड इसके साथ साथ सर्बिया। ठीक है, सर्बिया भी इसी में से निकला और वर्तमान में आपको पता है सर्बिया जो है इसकी जो कैपिटल है बेलग्रेड है। ठीक है, तो ये 7 नए देश बन थे जो कि वर्तमान में एनएएम नॉन अलाइंड मूवमेंट का ही हिस्सा है। और पहले समिट में 25 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट इसमें किया था, मोस्टली फ्रॉम एशिया। अब वो उनका नाम आप यहाँ पे देख पाओगे, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, माली, मोरक्को, नेपाल, इंडिया भी इसमें शामिल था। बड़ी बात यह है कि इस पूरे समिट को 5 बड़े देश लीड कर रहे थे, यूगोस्लेविया, इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट एंड घाना। तो भारत की बहुत बड़ी भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है इस मूवमेंट को तैयार करने में। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि इस संगठन का या फिर इस मूवमेंट का कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, ना कोई इसका फाउंडिंग चार्टर, एक्ट या फिर ट्रीटी है, जैसे कि दूसरे इंटरनेशनल या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का है, यूएन या फिर अफ्रीकन यूनियन का, लेकिन इसका नहीं है। इसकी कोऑर्डिनेशन और मैनेजिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेयरमैनशिप के पास में होती है। यानी कि 19वें समिट की जो संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो युगांडा के पास में रहेगी कि कैसे कैसे मीटिंग्स होंगी, कहाँ कहाँ पे होने वाली हैं और क्या इसका एजेंडा रहेगा, क्या इसकी थीम रहेगी, किस चीज पे फोकस किया जाएगा, वो सब मैनेज करने की जिम्मेवारी होती है चेयरमैनशिप की। दैट इज वर्तमान में युगांडा के पास में है। तो इस बार भारत की तरफ से एस जयशंकर साहब और उनकी टीम ने पार्टिसिपेट किया है। ये था नाम, दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट, और युगांडा सेकंड समिट में इसको ज्वाइन करता है 1964 में, राइट। नाउ व्हाट हैपेंड टू द इंडियंस इन युगांडा इन 1972। तो युगांडा में 1972 में क्या हुआ, उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो 1972 में इंडियंस का मास एक्सपेल्सन हुआ था फ्रॉम युगांडा। उनको मार मार के वहां से भगाया गया था एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको अफ्रीका का कसाई, आदमखोर, अफ्रीकन हिटलर या फिर इंसानों का दुश्मन भी कहा जाता था। और ये कोई और नहीं, युगांडा के एक मिलिट्री डिक्टेटर ईदी अमीन थे। इन्होंने
लाखों हजारों पीपल को मारा और अफ्रीका में खून की जो है नदियां बहा दी। ही नॉट ओनली किल्ड हिज एनिमीज बट ट्रीट देयर डेड बॉडीज वेरी मिनटली। अपने दुश्मन लोगों की जो डेड बॉडीज हैं उनको काट के रेफ्रिजरेटर में रखता और बड़े शौक से खाया करता था। कुछ रिपोर्ट्स जो कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स या फिर ह्यूमन राइट्स फाउंडेशंस की हैं, वे बताती हैं कि इसने अपने कार्यकाल के दौरान 6 लाख से भी अधिक लोगों की हत्याएं की जो कि निर्दोष लोग थे। और इस बड़े मैसेकर में भारतीय लोग कहाँ पे बच पाते या फिर एशियन पीपल जो युगांडा में रहते थे वो कैसे बच पाते? अलोंग विद द पीपल ऑफ युगांडा ड्यूरिंग द मैसेकर मैनी पीपल फ्रॉम द इंडिया, पाकिस्तान एंड अदर एशियन कंट्रीज आल्सो केम अंडर हिज ग्रिप। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कैसे इन्होंने इतनी सत्ता इतनी पावर को अपने हाथों में लिया? ये इसकी शुरुआत होती है 1962 में जब युगांडा को आजादी मिलती है। 9 अक्टूबर को युगांडा आजाद होता है ब्रिटिश से। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बनते हैं मिल्टन ओबोते। मिल्टन ओबोते यहाँ पे आप देख पाओगे इनके खास मित्र हुआ करते थे ईदी अमीन। सो इस समय 1962 में जब ये देश आजाद हुआ, ईदी अमीन आर्मी के अंदर अफ्रीकन रॉयल आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंच चुके थे और ये पहले ब्लैक अफ्रीकन पीपल थे जो कि एक जवान रैंक से ऑफिसर रैंक पे पहुंचे थे, यानी कि कमीशन ऑफिसर बने थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, राइट। तो 1962 में फिर इनको कैप्टन बना दिया जाता है। 1963 में ये मेजर बन जाते हैं। मेजर के बाद 1964 में इनको जनरल पद पे पहुंचा जाता है, कमांडर बना दिया जाता है। इसके द्वारा ओबोते के द्वारा, क्योंकि इनके खास हुआ करते थे। फिर 1965 में होता यह है कि दोनों के ऊपर बड़े चार्जेस लगते हैं, जैसे करप्शन के चार्ज, इलीगल एक्टिविटी करना, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग। और इसके लिए युगांडन पार्लियामेंट ने एक कमीशन को सेट किया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले ही ओबोते ने युगांडन कॉन्स्टिट्यूशन को अबोलिश कर दिया कि अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा, और 1965 में ही खुद को एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। बोगोंडा के जो राजा थे उनको भी इन्होंने मारने के लिए भेजा, किसको? ईदी अमीन को। तो ईदी अमीन की मिलिट्री ने बोगोंडा के किंग के जो प्लेस था उसके ऊपर हमला किया, और बड़ी मुश्किल से जो किंग थे मोत्सा सेकंड वो वहां से भाग जाते हैं, एग्जाइल में रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस बड़ी कामयाबी के लिए खुश होकर मिल्टन ओबोते ने ईदी अमीन को 1970s में चीफ ऑफ द युगांडन आर्म्ड फोर्सेस, यानी कमांडर इन चीफ इसको बना दिया जाता है। सबसे जो बड़ा पद होता है आर्मी के अंदर या फिर सेना के अंदर आप कहिए, वो इसको दे दिया जाता है। अब पावर सबसे अधिक किसके हाथ में है? ईदी अमीन के हाथ में है। तो ओबोते को लगा कि हम लोग मिलके काम करेंगे, लेकिन ईदी अमीन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इनको तो युगांडा की जो सत्ता है उसे हथियाना था। तो 1971 में इन्होंने ओबोते के एसेसिनेशन का प्लान बनाया, हालांकि ये विफल हो जाता है। ये एग्जाइल में चले जाते हैं, देश छोड़ के भाग जाते हैं ब्रिटेन में। सो इसके बाद होता है तख्ता पलट, यानी कि मिलिट्री कू। तो ईदी अमीन ने मिलिट्री कू यहाँ पे कर दिया, और तख्ता पलट के बाद शुरुआत होती है ईदी के रेन ऑफ टेरर की। अब ये रेन ऑफ टेरर इसीलिए भी था क्योंकि इसने कई लाखों इनोसेंट पीपल को मारा था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस तख्ता पलट को वहां की जनता सपोर्ट कर रही थी। इवन जो वेस्टर्न नेशंस हैं जैसे कि ब्रिटेन वगैरह, ये सब इसको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ईदी के इस कदम से रसिया का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में वो कम होगा, वो रिस्ट्रिक्ट होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ईदी ने तो क्या किया, रसिया का साथ लिया। सोवियत के उस टाइम पे जो डिक्टेटर थे, जैसे कि जायरे के या फिर लीबिया के, उन सब का साथ यहाँ पे पाया। ठीक है। तो ये सोवियत का साथ पाने के बाद ईदी के जो रिलेशन है वेस्टर्न नेशन के साथ, वो बड़े ही डैमेज हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं। दूसरा बड़ा काम इन्होंने ये किया कि इनकी केयर टेकर गवर्नमेंट जो कि 15 महीने के लिए बनी थी, वो उसको एक्सपेंड करके 5 साल के लिए कर दिया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को भी डिलीट किया जाता है। इसके बाद सेकंड बड़ा काम इन्होंने ये किया कि आर्मी को ही इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जो युगांडन आर्मी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि जो स्किल्ड फोर्स उसके अंदर थी, जो ब्रिटिश के द्वारा इंडक्ट किए गए थे, उनको फायर किया जाता है, और अपने ट्राइबल लोगों को जो इनको सपोर्ट करते थे उनको भर्ती कर दिया जाता है। उनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई आर्मी का एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन हाथों में बंदूक उनको देके आर्मी में इंडक्ट किया जाता है। एंड ही रिस्ट्रिक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कीप्ट मिलिट्री रूल ओवर द सिविल लॉ। इन्होंने कहा अब से देश के अंदर मिलिट्री कानून जो है चलेगा, सिविल लॉ की कोई अहमियत नहीं है, और स्टार्ट किया किलिंग्स ऑफ हिज एनिमीज।
ओबोते के जो सगे संबंधी थे, इसको सपोर्ट करने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको इन्होंने मारना स्टार्ट किया बड़े स्केल पे। इवन जो ब्रिटिश को सपोर्ट करने वाले ट्राइबल पीपल थे, उनको भी मारना स्टार्ट किया। युगांडा में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे, जैसे कि अकोली एंड लांगो, ये दोनों ओबोते और ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे। लाखों लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। अब इसमें एथनिक ग्रुप्स भी शामिल थे, रिलीजियस लीडर, जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, लॉयर, स्टूडेंट्स, एथनिक इंटेलेक्चुअल्स, क्रिमिनल सस्पेक्ट्स एंड फॉरेन नेशनल्स। तो सबको इन्होंने आड़े हाथों लिया और एक एक करके अपने जो है कि मारना स्टार्ट किया। अब इसमें एशियन लोगों को भी इन्होंने कुछ ऐसे ही ट्रीट किया, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। इन्होंने एशियन पीपल्स जो कि वहां पे युगांडा में रह रहे थे उस टाइम पे 80,000 के आसपास, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर दूसरे एशियन कंट्रीज है, उनको कहा कि रातों रात आप जो है युगांडा छोड़ के चले जाइए, वरना आपको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाएगा। और इसी को कहा जाता है द एशियन एक्सपल्सन 1972। तो ऐसा क्योंकि ईदी अमीन के जो काले कारनामे थे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं पता थे कि वो अपने देश में कैसे कैसे इनोसेंट लोगों को मार रहा है। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी और वहां के जो जनता है उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने क्या कहा कि युगांडा के जो क्रंचिंग इकोनॉमी की है, यानी कि इकोनॉमी की जो आज हालत है, उसकी जिम्मेवार कौन है? एशियन पीपल है। इन्होंने कहा मेरे सौपन में भगवान आए, यानी कि अल्लाह आए। उन्होंने कहा कि जब जब तक एशियन लोग युगांडा में रहेंगे, वहां के लोगों का भला नहीं होगा, इसलिए उनको यहाँ से मार मार के भगा देना चाहिए, ताकि तुम्हारी इकोनॉमी बढ़े और यानी कि देश यहाँ पे डेवलपमेंट करे। तो 4 अगस्त 1972 को इन्होंने आदेश दिए एक्सपेल्सन ऑफ द कंट्रीज इंटायर एशियन पॉपुलेशन की 90 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है। इन्होंने आरोप लगाए कि इंडियंस या फिर जो एशियन पीपल युगांडा में रहते हैं वे रिफ्यूज करते हैं टू इंटीग्रेट, एशियन लोगों के साथ में मिलके नहीं रहना चाहते, रेसिज्म का को बढ़ावा देते हैं, इन्वेड करते हैं टैक्सेस को, डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट अफ्रीकन ट्रेडर्स, जो अफ्रीका के नेटिव ट्रेडर्स हैं उनके साथ में भेदभाव होता है, एनकरेजिंग करप्शन। सो इन्होंने कई सारे आरोप एशियंस पे लगाए और कहा कि जब तक वे लोग देश छोड़ के नहीं जाते, हमारा भला नहीं होने वाला है। हमारी इकोनॉमी का भला, हमारे देश का भला तभी होगा व्हेन द इकोनॉमी शुड बी इन द हैंड्स ऑफ इंडिजीनियस अफ्रीकन युगांडन्स। हमारे हाथों में यहाँ पे इकोनॉमी आ जाएगी। और ये कुछ आर्टिकल्स उस टाइम पे पब्लिश हुआ करते थे, ऑल एशियंस मस्ट गो, ब्रिटिश चार्टर प्लेन फ्लाई ओवर 150 एशियंस एक्सोडस बिगिंस। तो ठीक है, इस टाइप के आर्टिकल्स पब्लिश हुआ करते थे कि युगांडन जो है कि अपने हाथों में इकोनॉमी लेना चाहते हैं और एशियंस को यहाँ पे भगाना चाहते हैं। तो उस टाइम पे 80,000 भारतीयों को, 80,000 जो एशियन पीपल थे उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अपनी प्रॉपर्टी, एसेट्स, बिजनेस सब छोड़ के वो आ जाते हैं। इवन इनके ऊपर एक लिमिट लगाई गई कि इतने डॉलर से ज्यादा तुम लोग पैसे भी बाहर नहीं ले जा सकते हो। बताया जाता है कई बार 6,000 से 10,000 तक जो एसेट्स हैं वे यहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं। इनमें बड़ी बड़ी कंपनी, फैक्ट्री, बिजनेसेस, यानी कि जो शॉप्स वगैरह हैं वो सब इसके अंदर शामिल था है। ठीक है, घर, बंगला, गाड़ी, खेत, मकान सब इसके अंदर शामिल था। और क्योंकि आपको बताऊं, एशियन पीपल में, जो एशियन पीपल थे युगांडा में, वो केवल 1% थे पॉपुलेशन का, बट दे आर कंज्यूमिंग 20% ऑफ युगांडाज इकोनॉमी। बड़े बिजनेसेस जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और दूसरे एजुकेशन सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब में हम भारतीयों का या फिर मैं कहूँ जो एशियन लोग थे उनका बड़ा योगदान उसके अंदर था और ग्रैब करके उन्होंने रखा हुआ था। अब ये आप कहोगे कि भारतीय लोग वहां पे कर क्या रहे थे, तो मैं आपको बताऊं, ब्रिटिश टाइम के दौरान, ब्रिटिश कॉलोनियल इरा के टाइम पे ही आपको पता है इंडिया भी गुलाम हुआ करता था और युगांडा भी, अफ्रीका के भी बहुत सारे देश। ठीक है, तो युगांडा के अंदर जो रेलवे लाइन है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए भारत से लेबर को लेके जाया गया। और इस लेबर का काम खत्म होने के बाद कुछ भारतीय तो वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ वहीं पे स्टे रहने का निर्णय लेते हैं, वहीं पे बस जाते हैं। और यहाँ पे फिर ब्रिटिश ने भी वो भारतीय जो युगांडा में बस गए उनकी एजुकेशन पे ध्यान दिया, रिसोर्सेज मुहैया करवाए। और डिस्क्रिमिनेशन तो ब्रिटिश ने ही स्टार्ट किया था अफ्रीकन लोगों के साथ में। ठीक है, ट्राइबल लोगों को अलग थलग कर दिया। तो बड़ी संख्या में जो एशियन पीपल वहां पे रह रहे थे उनके हाथों में बिजनेसेस आ जाते हैं, वो एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। आप देख पाओगे उनका रंग, उनका चाल ढाल अलग ही रहता है जो अफ्रीकन के ट्राइबल, युगांडा के ट्राइबल पीपल है।
ठीक है। तो इसीलिए ईडी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर मिलिट्री कार्रवाई की जाएगी अगर तुम यहाँ पे रुकते हो। हालांकि कुछ लोग रुके भी थे, उनको बड़ी बेरहमी से उन्होंने ट्रीट किया था और कंसंट्रेशन कैंप में भेज के उनको मारा गया था। लेकिन इसके बाद, इस मास एक्सपल्सन के बाद में युगांडा के साथ बहुत बुरा हुआ। युगांडा की जो इकोनॉमी बिल्कुल चरमरा उठी, वो एकदम से धड़ल्ले से नीचे जा गिरी। डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द युगांडन इकोनॉमी। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट युगांडन इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिला, क्योंकि युगांडा ने लॉस कर दिया स्किल्ड वर्कफोर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स। कोई भी देश वहां पे इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा था। तो इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत हुई देश के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट जो है अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई थी, हाहाकार चारों तरफ मच रहा था। तो उसी समय को याद करते हुए वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है युगांडा के, योवेरी मुसेवेनी, उन्होंने कहा कि हमारी गलती थी उस टाइम पे और हम इसको सुधारना चाहते हैं। और देखिए, बहुत बड़ी बात है जब कोई वर्ल्ड लीडर इस तरीके की पास्ट में हुई मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है, उसके लिए माफी मांगता है, तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। उन्होंने कहा इन ए वेरी शॉर्ट टाइम ही एक्सपेल्ड अवर एशियंस। और एशियंस में भी स्पेशली वे लोग जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से गए थे, ठीक है। एंड यू हैड ए लीडर और ए नाम, क्योंकि नाम का जो सदस्य है आपको पता है 1964 में ही बन गया था। कंट्री अंडरमाइनिंग हिज ओन इकोनॉमी। तो काफी बातें इन्होंने भारत के बारे में भी कही है। आगे इन्होंने ये भी बताया कि 1980s और 90s के टाइम पे जब हमारी सरकार बदली, क्योंकि 19 आई थिंक 79 में ही उसको असैसिनेट कर दिया जाता है, ईदी अमीन को। तो उसके मरने के बाद सरकार वहां पे बदलती है। तो जैसे ही सरकार बदली तो सरकारों ने क्या किया, जो एशियन पीपल छोड़ के चले गए थे युगांडा को, उनको वापस से बुलाया, उनके एसेट्स वापस दिए, उनके बिजनेसेस में उनको जो कि बूस्ट किया। सो ये इस तरीके से सारा प्रोसेस देखने को मिला। इन्होंने ये भी बताया कि अब तक 1990 से लेकर अब तक 900 जो फैक्ट्री हैं वे भारतीयों के द्वारा रन की जा रही हैं और बड़े बिजनेस में इंडियंस का योगदान वहां पे देखने को मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो ये लेसन था, ये सेशन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज इसमें ये भी बताई जाती है कि वे लोग जो 80,000 भारतीय या एशियन पीपल युगांडा छोड़ के गए थे, उनको उनको भारत सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली। कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं है कि भारत सरकार ने उनकी मदद की हो। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि हाँ, भारत सरकार ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की थी, लेकिन इंडिया का रवैया उस समय पे ये था कि ये युगांडा का इंटरनल मैटर है और वो अपने तरीके से उसको सुलझाएंगे। तो ये उनका इंटरनल मैटर है, ठीक है। भारत उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। इवन ये भी तो है कि 1972 के आसपास हम भी तो युद्ध में उलझे हुए थे, तो हमारी हालत भी एक तरीके से खराब ही थी। तो उन लोगों को वापस बुलाना भी, तो जो भी इसके ऊपर दोनों पहलू हो सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपनी राय जरूर रखना। एंड हाँ, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को यार प्रेस कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।